नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी के एक पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। उससे आपको आइडिया लगेगा कि आगे किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये यूपी टेट का भी हुआ था पेपर, तो उसमें सभी जगह यूपी टेट है, सी टेट, एस टेट है, कोई भी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, सभी में वही प्रश्न पूछे जाते हैं वहीं से, क्योंकि टॉपिक तो वही हैं, सिलेक्टेड टॉपिक लगे होते हैं आपके। तो देखो यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है यूपी टेट का, जो अभी कैंसिल हो गया भाई, अब आगे होगा, वो कब है, 24 या 21 दिसंबर को शायद है। तो उसमें पूछा गया भाई मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है। देखो मनोविश्लेषणवाद का पूछा गया भाई। आप सबको पता है भाई कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, ये पूछा गया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, ये इसके बारे में आप सब जानते हो, लेकिन इसके बारे में हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है भाई सिगमंड फ्राइड से। इसका उत्तर तो सीधा सीधा था भाई आपका सिगमंड फ्राइड। उत्तर तो ये था भाई, क्योंकि ये बिल्कुल आसान प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। शायद पीआरटी 3rd लेवल का वो पेपर था, लेकिन पीजीटी वगैरह में भी यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो सिगमंड फ्राइड ने क्या किया भाई, मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं। और ये सिद्धांत भी दिया है मनोविश्लेषणवाद, क्योंकि इन्होंने मन यानी कि साइकोलॉजी में मन यानी कि मस्तिष्क के इन्होंने 3 भाग किए भाई। मन का देखो 3 भाग बताए। मनोविश्लेषणवाद में क्या है, मन या मस्तिष्क मान के चलो आप, इसके 3 भाग किए हैं भाई। आप सबको पता है 3 भाग कौन से किए गए हैं, इनके बारे में भी खूब प्रश्न पूछा जाता है भाई। एक तो क्या है भाई अचेतन मन, दूसरा है भाई अर्धचेतन मन, और तीसरा है भाई चेतन मन। और सबसे ज्यादा महत्व जिसको दिया है वो है भाई अचेतन मन को, सर्वाधिक महत्व दिया है। ये भी कई बार पूछा गया है कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क का कौन सा भाग है, तो मन का तो अचेतन मन है भाई, इसको सर्वाधिक महत्व दिया है इन्होंने। आप ये मान के चलो कि 90% तो इन्होंने अचेतन मन को माना है और 10% किसको माना है, चेतन मन को। अब देखो इन्होंने इसी तरह व्यक्तित्व के भी 3 प्रकार किए हैं, इसी से जोड़ के, इन्हीं से जोड़ के किए हैं। व्यक्तित्व के आप सबको पता है इड, ईगो और सुपर ईगो। तो ये व्यक्तित्व के हैं, ये आपके व्यक्तित्व के भी 3 भाग किए हैं, सिगमंड फ्राइड ने ही किए भाई ये भी। और कौन कौन से किए हैं भाई इन्होंने, देखो अचेतन मन के साथ तो किसको जोड़ा है इन्होंने, इड को जोड़ा है, या आप इसे बोल सकते हो भाई इदम हिंदी में। और ये क्या है, इस दूसरे नंबर पे अर्धचेतन के साथ जोड़ दिया भाई ईगो को, या इसे आप क्या बोलते हो अहम। कई बार ये ऐसे लिखा मिल जाता है और कई बार ये ऐसे लिखा मिल जाता है, एक ही बात है। अब देखो फिर एक है सुपर ईगो। सुपर ईगो भी क्या है, ये चेतन मन के साथ जोड़ा गया है सुपर ईगो को। इसको क्या बोलते हैं, परम अहम, हिंदी में बोलते हैं भाई परम अहम। ये 3 व्यक्तित्व के भाग किए हैं। और इन्होंने कहा है कि ये जो है ना इदम व्यक्तित्व का इड और अचेतन मन, ये तो होते हैं जन्मजात और इनको अर्जित किया जाता है मनुष्य के द्वारा। इन्होंने ये कहा है, ये भी प्रश्न पूछा गया है भाई कि अचेतन मन और ये दोनों आप यहां लिख लो भाई, ये तो होते हैं जन्मजात, जन्म से ही मनुष्य में, सब मनुष्यों में होते हैं ये तो जन्म के समय ही। और ये होते हैं भाई अर्जित, इनके आगे लिख लो आप, इनको अर्जित किया जाता है, यानी कि इनको आप सीखोगे परिवार से, समाज से, किसी तरह से भी इनको आप अर्जित करोगे अपने बुद्धि के बल पे। ये कहा है किसने, सिगमंड फ्राइड ने। अब देखो सिगमंड फ्राइड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं भाई। सिगमंड फ्राइड पागलों के डॉक्टर थे, ये आपको ध्यान रखना है कि ये ऑस्ट्रिया के थे भी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, वियना के थे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना, यहाँ के थे ये क्योंकि ये ऐसे भी पूछा जाता है कि ये मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे,
तो याद रखना ये थे भी ऑस्ट्रिया के थे, ये वियना के थे, ऑस्ट्रिया भी आ सकता है। और वहां पे क्या है भाई पागलों के डॉक्टर थे ये, और ये यहूदी परिवार के थे। लेकिन उस समय आपको पता होना चाहिए, आपके एक लगी होती है भाई एन फ्रैंक की डायरी यहूदियों की, आपने अपने एनसीईआरटी के सिलेबस में है हिंदी में, तो वहां पढ़ी होगी कि यहूदियों के साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक किया जाता था वहां पे उस समय। तो ये क्या है, वहां से फिर ये पेरिस में आ गए। ये सिगमंड फ्राइड के बारे में बता रहे हैं भाई। फिर ये वहां से कहा, पेरिस में आ गए। पेरिस है भाई फ्रांस की राजधानी, आप सबको पता है। फ्रांस में आ गए और ये पागल डॉक्टर बन गए। देखो ये अनाथ थे क्योंकि इनके परिवार को खत्म कर दिया गया था, और वो ये अनाथालय से ही इनकी पढ़ाई हुई है। और फिर ये डॉक्टर बन गए, पागलों के डॉक्टर, और पागलों के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया फिर, और उसी रिसर्च की देन है ये मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। और फिर पेरिस में देखो पागलों का सबसे, दुनिया में पागलों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ है, आपसे पूछा जा सकता है जीके में। तो ये पेंसी नगर है भाई, पेरिस में है। पेंसी नगर नाम की कोई जगह है फ्रांस में, वहां पे सबसे बड़ा हॉस्पिटल है दुनिया का। जिस तरह हमारे भारत में सबसे बड़ा हॉस्पिटल पागलों का कहाँ है, आगरा में, सबको पता है आप लोगों को। वह इसी तरह से पेरिस में पेंसी नगर में पागलों का डॉक्टर है ना, वो हॉस्पिटल है, और उसमें डॉक्टर थे ये सबसे बड़े हॉस्पिटल पेंसी नगर में। आप लिखना चाहो तो लिख लो, पेंसी नगर में डॉक्टर थे ये पागलों के, और वहां पे पागलों के ऊपर इन्होंने रिसर्च शुरू की। पागलों से तरह तरह के प्रश्न पूछते थे कि तुम पागल हो, कुछ भी प्रश्न पूछते थे, और फिर अपने उसके ऊपर रिसर्च करते थे, और उसके अनुसार ही फिर इन्होंने अपने सिद्धांत, अपनी थ्योरियां दी हैं। अब देखो इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया भाई कि अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। ये तो मनोविश्लेषणवाद के बारे में आगे देखो, प्रश्न तो सिर्फ ये पूछा गया था, लेकिन ये आपके जरूरी है, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से भी, क्या पता कहाँ से क्या प्रश्न आ जाए। तो आपको ये परीक्षा उपयोगी है इसलिए करवाया गया। देखो हम करवाते हैं भी विश्लेषणात्मक सॉल्यूशन, ये ऐसे टिक लगवाना इसका उत्तर ये है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्या पता सेम टू सेम आए न आए आपके, लेकिन ये संभावना वाले प्रश्न है, ये जरूर आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे आपके पेपर में। अब दूसरा देखो अभिप्रेरणा के घटक पूछा गया। अभी दूसरा जो प्रश्न आया यूपी टेट जो अभी हुआ था उसमें कि निम्न में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें, और आपके सामने फिर 4 ऑप्शन रखे गए। देखो मैं ऑप्शन आपको बताती हूं। अभिप्रेरणा के घटक, अभिप्रेरणा के घटक कौन कौन से हैं याद कर लो, फिर एक एक्स्ट्रा आएगा तो आप अपने आराम से ही बता दोगे कि ये नहीं है। तो अभिप्रेरणा के घटक है भाई देखो 4, लिखो। सबसे पहले जो घटक है वो है भाई अभिप्रेरणा का आवश्यकता। हमें कि अभिप्रेरणा क्या है भाई, सबको पता है, आप आत्म प्रेरित होगे तभी तो पढ़ोगे। अभिप्रेरणा आपके अंदर में, अंदर से जो प्रेरणा जो होगी उसी के बाद तो आप कुछ करोगे ना। आपको आवश्यकता पड़ेगी खाना खाने की, भूख लगी आपको, आवश्यकता हुई खाना खाने की, तो आप क्या करोगे, खाने के पास जाओगे। खाना नहीं है तो कोशिश करोगे कि कैसे कहीं से हम पैसे कमाएं फिर खाना लेके आएं। यानी कि सबसे पहला जो घटक है वो है भाई आवश्यकता। दूसरा है भाई चालक या अंतर्नोद भी बोलते हैं इसको, चालक या अंतर्नोद। और तीसरे नंबर का जो घटक है वो है भाई प्रोत्साहन। देखो हम आपको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, तो आप एकदम उत्साहित हो जाते हो और फिर पढ़ने लग जाते हो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो अभी प्रेरणा के लिए क्या है, प्रोत्साहन की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और एक है भाई फिर उद्दीपक। उद्दीपक अभी हमने पढ़ा था स्टूबलस, स्टूबलस होता भी उद्दीपक, यानी कि लक्ष्य, आपके लिए एक लक्ष्य होना जरूरी है। अभी प्रेरणा तो एक लक्ष्य के प्रति ही तो होगी आपकी, लक्ष्य होगा तो उसको प्राप्त, उसके लिए आप अभी प्रेरित होगे और प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करोगे। अब देखो 5वें नंबर पे क्या है भाई फिर ये अभिप्रेरण,
हाँ यही है भाई। देखो अब ये देखो 4 हैं इसके घटक, इसको आप लक्ष्य कह सकते हो, वैसे मनोविज्ञान की भाषा में उद्दीपक ही बोलते हैं। देखो ये अभिप्रेरणा के घटक हैं, इनमें से 3 दिए गए थे। क्या क्या दिए गए थे भी? आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। और फिर नीचे चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ था उपर्युक्त सभी, तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएंगे भी। ये उद्दीपक डाला नहीं गया था, अब की बार क्या पता उद्दीपक डाल दे। तो ये आपको याद रखने, अभिप्रेरणा के घटक ये हैं। आगे कोई भी अब यहां से प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं भाई। अगला प्रश्न पूछा गया है फिर, देखो जो अच्छे प्रश्न है ना सिर्फ वही करवाएंगे हम, क्योंकि जो विश्लेषणात्मक प्रश्न है वही करवाने में आपको भी सीखने में मजा आता है और हमें भी करवाने में। कुछ तो 2-4 तो ऐसे बिल्कुल सिंपल आ जाते हैं, वो तो सबको पता होता है। अब देखो क्या कहा है इसमें कि एक प्रश्न आया यहाँ कि निम्न में से कौन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। यानी कि ब्लूम के जो संज्ञानात्मक पक्ष है, ब्लूम के जो सिद्धांत वर्गीकरण किया है ब्लूम ने, उसमें क्या है, उसके संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष, हम सारे लिख लेते हैं भाई, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 3 दिए गए हैं और 1 गलत दिया गया है, फिर वो आपको छांटना था, तो हम सारे लिखेंगे। इसमें तो देखो ऑप्शन में था भाई अवबोध, ज्ञान, चरित्र निर्माण और विश्लेषण, तो इसका उत्तर तो होगा भाई चरित्र निर्माण, क्योंकि चरित्र निर्माण नहीं है इस पक्ष में। तो देखो ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष में क्या है, एक तो है भाई सबसे पहले तो है मूल्यांकन करेंगे हम किसी चीज का। देखो ये आपको बिल्कुल सीरीज से भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार लगवा लेते हैं, जो बड़ी परीक्षाएं होती है ना, विशेषकर आप लोगों के लिए, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, ये लगवा लेते हैं इस तरह से। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे भाई पाठ बोधन। पाठ का बोध करेंगे, हमारे सामने जो चीज है उसका हम बोध करेंगे भाई। फिर क्या करेंगे, हम उसका संश्लेषण करेंगे, संश्लेषण है। फिर हम क्या करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण, संश्लेषण होता भी इकट्ठे करने आंकड़ा, और विश्लेषण फिर उनको विस्तृत रूप से उसकी जानकारी लेना। और फिर क्या है भाई अवबोध, और फिर क्या है ज्ञान। 5वें नंबर पे क्या है भाई ज्ञान। और फिर क्या मूल्यांकन करेंगे हम, और फिर क्या है ज्ञान। ये है भाई देखो संज्ञानात्मक पक्ष है। ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष में इन चीजों को शामिल किया जाता है। इसमें से अब की बार ये 3 पूछी गई और 1 गलत चरित्र निर्माण डाल दिया गया, तो चरित्र निर्माण देखो कहीं नहीं है इसमें, तो ये आपको याद करनी है, आगे भी ये पूछी जा सकती है आपसे। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न आया भी निम्न में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण के स्तर पूछे गए भाई, शिक्षण का स्तर नहीं है। अब देखो आपके सामने 3 दिए गए, एक तो दिया गया भाई स्मृति स्तर, स्मृति स्तर दिया गया एक तो, दूसरा दिया गया भाई अभिप्रेरणा स्तर, तीसरा दिया गया भाई अवबोध स्तर, और चौथा दिया गया प्रत्यावर्ती स्तर। अब देखो इसका सही उत्तर आपका, यानी कि स्तर, देखो शिक्षण का स्तर नहीं है। कई बार आप ये नहीं देखते और शिक्षण के स्तर आपको याद है और फिर आप देखते हो लगा देते हो। देखो नहीं है पूछा है, तो इसका सही उत्तर था भी अभिप्रेरणा। अब आखिर फिर ये अभिप्रेरणा है तो आखिर शिक्षा के स्तर है कौन कौन से, मन में जिज्ञासा होती है, जानना जरूरी है, तो अभी लिखेंगे भाई शिक्षण के स्तर कौन कौन से हैं। तो देखो भाई शिक्षण के 3 ही स्तर हैं भाई। देखो कौन से स्तर हैं, एक तो समर्थी स्तर है जो आपके सामने अलग से लिखते हैं, ये तो था भाई आपका प्रश्न। अब हम लिखते हैं शिक्षण के स्तर कौन कौन से हैं, वो लिखेंगे आप। देखो एक तो स्मृति स्तर आपने लिखा अभी, दूसरा क्या है भाई
दूसरा है भी बोध सतर या अवबोध सतर, एक ही बात है, अवबोध भी इसी का नाम है और बोध भी एक ये वाला स्तर है। और तीसरा है भाई चिंतन स्तर, आप या इसको प्रत्यावर्ती स्तर बोल सकते हो, चिंतन भी आ सकता है या अभी लिखा आया था ये प्रत्यावर्ती। ये 3 स्तर है भाई किसके, शिक्षण के, चौथा कोई भी आएगा तो वो गलत है। अगला प्रश्न देखिए आपके, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो ये तो आप सबको पता है भाई एरिक्सन है। ये प्रश्न था भाई विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादक तो कौन है भाई, एरिक्सन है, ये मनोवैज्ञानिक है एरिक्सन। इन्होंने क्या किया है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत, इन्होंने विकास का एक सिद्धांत दिया है, मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं ये। अब देखो भाई अगला हम प्रश्न देखेंगे, बहुत से प्रश्न 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो अगला जो प्रश्न आया वो आया भाई उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आप सब जानते हो और हम कल हमारी जो क्लास होगी वो इसी पर होगी भी, थॉर्नडाइक के इसी सिद्धांत पर पूरा विस्तृत रूप से आपको करवाया जाएगा। ये सिद्धांत सारे सिद्धांत करवाए जाएंगे। तो देखो भाई यहां प्रश्न आया कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ऐसे लिखा हुआ आया था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अब देखो इसके कई नाम है भाई इस सिद्धांत के। अब देखो उद्दीपक क्या था, स्टिमुलस, और अनुक्रिया क्या थी, रिस्पॉन्स। तो इसको SR लर्निंग थ्योरी भी बोला जाता है, इस सिद्धांत का नाम है। और इस सिद्धांत के देखो इसमें क्या किया गया, इसके नाम लिखो भाई, इसको प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कह देते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो है भाई प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ये भी पूछा जा सकता है। और दूसरा नाम है इसका भाई प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी है, इसी को बोलते हैं प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। त्रुटि भूल ही तो होती है, वही बात है, और प्रयत्न प्रयास होता है। संयोजनवादी दूसरा नाम है इसका, संयोजनवादी। देखो ये कई नाम है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। संयोजनवादी सिद्धांत है ये। और एक है भाई संबंधवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, संबंधवाद का सिद्धांत। और SR टाइप लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं इसको। ये है भाई इसके अलग से नाम। और ये किसका सिद्धांत किसका है, ये तो किसका है भाई, ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का है ये। क्योंकि अभी हमने किया था व्यवहारवादियों में किसको, जो व्यवहारवाद का हमारी एक क्लास है उसमें हमने किया था थॉर्नडाइक के बारे में। ये व्यवहारवादी क्या है, अधिगम का सिद्धांत दिया है इन्होंने। ये सिद्धांत व्यवहारवादियों का सिद्धांत है, व्यवहारवादी थे ये। अब देखो इसमें क्या किया भाई इन्होंने, आप सबको पता है बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया है। उसके सामने एक मृत मछली रख दी गई और उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और वहाँ एक लीवर लगा हुआ था और वो लीवर दबने पर दरवाजा खुलता, फिर उसको भोजन मिलता। तो कई देर तक तो उछल कूद करती रही, बाद में लीवर पर उसका अचानक पैर पड़ा और वो दरवाजा खुल गया और उसने वो भोजन प्राप्त कर लिया। अब धीरे धीरे फिर उसको दूसरे दिन थोड़ा कम समय लगा, उससे अगले दिन थोड़ा सा कम लगा, यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ कि वो इतनी सीख गई कि तुरंत लीवर पे पैर मारती, दरवाजा खुलता और खाना खा लेती। ये हम करवाएंगे थॉर्नडाइक का पूरा सिद्धांत आपको यही विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा। देखो भाई अब अगला हम देखेंगे कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। देखो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की एक क्लास अधिगम भाग 1 नाम से आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी हमारी मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की। उसमें अधिगम भाग 1 नाम से आप क्लास खोल के देखोगे तो उस क्लास में आपको मिलेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की परिभाषा, सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। वह यहाँ फिर देख लेते हैं एक बार को, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अधिगम को प्रभावित, अधिगम क्या होता है भाई, सीखना, व्यवहार में परिवर्तन,
देखो भाई अधिगम क्या है, एक बार थोड़ा सा जल्दी से बता देती हूँ मैं आपको। अधिगम क्या है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। और यह स्थायी परिवर्तन प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव के द्वारा होता है। आप सबको पता है, गाड़ी वाले उदाहरण से मैंने आपको समझाया था कि आपने साइकिल सीख ली बचपन में, मान के चलो आप कि आपने साइकिल सीख ली और फिर थोड़े दिन वो नहीं चलाई, आपके पास स्कूटर मोटरसाइकिल आ गई, अब आपने नहीं चलाई वो साइकिल, तो ये नहीं है कि आप साइकिल चलाना भूल गए। यानी कि वो जो अधिगम हुआ वो कैसा था, स्थायी अधिगम। तो अधिगम की परिभाषा होती है और शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। और वैसे आप बोल सकते हो व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को कहते हैं अधिगम। इसको प्रभावित करने वाले कारक देखिए भी कौन कौन से हैं। एक तो है अभिप्रेरणा, सबसे जो प्रमुख कारण है वो अभिप्रेरणा है भाई अधिगम का। दूसरा है भाई फिर विषय वस्तु, विषय वस्तु भी अधिगम को प्रभावित करती है। विषय वस्तु आसान है तो आप आसानी से अधिगम कर लेते हो, लेकिन कठिन है तो थोड़ा सा समय लगता है। अब देखो अगला प्रभावित करने वाला इसका जो कारक है अधिगम का, वो है भाई अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या होती है भाई, अनुक्रिया होती है उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रिया। अब उद्दीपक हमने देखा था क्या होता है, लक्ष्य। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है, यानी कि कुछ भी सीखने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको क्या कहते हैं, अनुक्रिया। और ये अनुक्रिया ही अधिगम को प्रभावित करती है भाई। अब चौथे नंबर पे प्रभावित करने वाले कारक में देखिए आप पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान भी अधिगम को प्रभावित करता है और नवीन ज्ञान भी, क्योंकि पूर्व जरूरी नहीं है कि हर बार नवीन ज्ञान का ही अनुभव किया जाए, अधिगम किया जाए। क्योंकि ये देखो, अब मैं आपको अधिगम के बारे में पढ़ा रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि आज ही आप नवीन हो, बिल्कुल ज्ञान ये आपके लिए नया है। नहीं, क्या पता पहले आपने पढ़ा हो तो ये क्या पूर्व ज्ञान है आपको, और पूर्व ज्ञान अगर आपको है तो आप आसानी से अधिगम को सीख पाओगे, यानी कि अधिगम को प्रभावित किया आपने। तो ये पूर्व ज्ञान भी अधिगम को प्रभावित करता है। और एक है भाई विधियां। अगर देखो सरल विधि से हम सिखाएंगे आपको तो अधिगम आसानी से हो जाएगा, कठिन विधि से थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये क्या है, विधियां भी अधिगम को प्रभावित करती हैं। अगला देखिए आप, मानसिक विकास और परिपक्वता। मानसिक विकास आपका कितना हुआ है, ये नहीं है कि आप बिल्कुल, आप देखो मानसिक विकास अधिगम को प्रभावित करता है। यदि आपने बीएड या जेबीटी नहीं की होती और आपको ये कह देता कि आप एस्टेट कर लो, तो आप नहीं कर सकते। क्योंकि अब छोटे बच्चे को ऐसे तो हम आज से ही किसी बच्चे को आईएएस की तैयारी करवाने लग जाएं कि ये प्रश्न आएंगे, तो नहीं, क्योंकि ये मानसिक विकास अभी उसका नहीं हुआ है, इसलिए अभी वो धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप वहाँ तक पहुँचेगा। और फिर बाद में मानसिक विकास होगा तभी अच्छे से अधिगम कर पाएगा। क्योंकि तभी तो देखो हर परीक्षा के लिए एक क्वालिफिकेशन तय की जाती है, हर नौकरी के लिए, कि आपकी इस जॉब के लिए आप इतने पढ़े लिखे होने जरूरी हो। वो आपके मानसिक विकास के अनुसार ही फिर प्रश्न पत्र बनाया जाता है। अब देखो अगला जो कारण है वो है भाई परिपक्वता। अगर परिपक्वता आपके अंदर नहीं है तो आप अधिगम कैसे कर पाओगे भी, परिपक्वता भी प्रभावित करती है। अब छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप बड़े हो गए हो, परिपक्व हो गए, तो आप आसानी से किसी बात को समझ सकते हो। तो ये है भाई अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इनमें से 3 पूछे गए थे, एक कोई और डाल दिया गया और पूछा गया था कौन सा कारक नहीं है। तो ये सब आपको याद करने हैं भाई, ये हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। और देखो समझोगे तो ये समझने की चीज है, ये रटने की नहीं होती साइकोलॉजी। अगर समझ बन गई तो आपको इतना ये लगाओ कि और विषय भी बहुत अच्छे लगेंगे। क्योंकि साइकोलॉजी हमें बीएड और जेबीटी में क्यों पढ़ाई जाती है, यदि साइकोलॉजी हम नहीं जानते तो हम किसी भी विषय को नहीं पढ़ा सकते, चाहे वो हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो। उसके लिए सबसे पहले अध्यापक को साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, वो तभी तो बच्चों को पढ़ेगा कि इसको किस चीज की जरूरत है, इसको क्या देना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया भाई कि बुद्धि क्या द्विकारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। यानी कि बुद्धि के सिद्धांत आप सबको पता है भाई, बुद्धि के बारे में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पूछा गया तो स्पीयरमैन ने दिया है भाई द्विकारक सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत और सबसे प्राचीन सिद्धांत अभी बुद्धि का एक खंड सिद्धांत जो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। तो देखो प्रश्न तो हमारे आया था भाई द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत ये पूछा गया था, ये तो स्पीयरमैन का है भाई।
आप सबको पता है, नहीं पता तो आप देख लीजिए। और बुद्धि का यदि त्रिकारक पूछा जाए तो भी स्पीयरमैन का है, लेकिन यदि बुद्धि का एक कारक यानी कि सबसे बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत पूछ लिया गया है कई बार, या एक कारक सिद्धांत आपसे पूछा जाएगा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, या पूछ लिया जाए आपसे सबसे प्राचीन सिद्धांत, तो ये दिया भी एल्फ्रेड बीने ने। आप सब जानते हो बीने ने बुद्धि परीक्षण किया था सबसे पहले 1905 ईस्वी में, वही बीने हैं ये एल्फ्रेड बीने। इन्होंने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, सबसे पहले बुद्धि का सिद्धांत इन्हीं ने दिया था। अब और भी जैसे पूछ लेते हैं भाई, जैसे देखो बहुकारकीय सिद्धांत पूछ लिया जाए भाई, बहुकारकीय सिद्धांत भी कई बार पूछा गया है। बहुकारकीय सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया है भाई, जरा बताना आपको पता हो तो। इसी को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। सोचो तब तक लिखते हैं इसके नाम, इसको कहते हैं भी बालू का सिद्धांत, यानी कि आप इसको बोल सकते हो भाई परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं इसी को। बहुकारकीय सिद्धांत का दूसरा नाम है बालू का सिद्धांत, और इसी को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। और ये थॉर्नडाइक ने दिया भी थॉर्नडाइक ने दिया है ये बुद्धि का बहुकारकीय सिद्धांत। और अब देखो भाई समूहकारकीय सिद्धांत भी कई बार पूछा गया है। समूहकारकीय सिद्धांत वैसे बुद्धि में अलग से पढ़ेंगे, ये एक अलग चैप्टर है। समूहकारकीय सिद्धांत ये किसने दिया भी, लुईस थर्स्टन ने दिया है। ये इनका पूरा नाम है, वैसे हम थर्स्टन भी बोलते हैं इनको। थर्स्टन ने दिया है भाई ये बुद्धिकारक सिद्धांत, समूहकारकीय सिद्धांत। अब त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिविमीय भी बोलते हैं इसको, त्रिआयामी भी बोलते हैं। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है बुद्धि का, या इसको त्रिविमीय बुद्धि का संरचना का, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी बोलते हैं त्रिआयामी को, और त्रिविमीय भी बोलते हैं। ये दिया है भाई किसने, गिलफर्ड ने दिया है। और इसी के बाद फिर तरल या ठोस बुद्धि का सिद्धांत भी पूछ लिया जाता है, ये दिया भाई कैटल ने, तरल या ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि इन्होंने बताई कि एक तरल और एक ठोस, तो तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, ये दिया है भाई कैटल। और एक और सहयोगी थी इनके, हार्थ नाम के कोई व्यक्ति, वैसे कैटल ही ज्यादा पूछा जाता है। वैसे बुद्धि के में बुद्धि देखो जन्मजात होती है, इस बात को भी याद रखना, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, बुद्धि जन्मजात होती है। तो ये देखो ये हमने देखे बुद्धि के सिद्धांत, और बाकी ये सारे सिद्धांत लिखवा दिए हैं। बाकी बुद्धि का अलग से टॉपिक करेंगे, उसमें हम बिल्कुल डीपली देखेंगे बुद्धि के बारे में। अगला देखिए भाई क्या आया हुआ है, एक आया भाई ये बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया भाई गार्डनर ने। ये बहुबुद्धि का सिद्धांत ये दिया है भाई किसने, गार्डनर ने। देखो ये बहुकारकीय था वो सिद्धांत, ये बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो लिखवाया था आपके बहुकारकीय थॉर्नडाइक का, याद रखना है थोड़े थोड़े अंतर से। देखो एक प्रश्न पूछा गया प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने किया भाई, मार्गन और मूरे ने। आप सबको पता है ये शाही धब्बा परीक्षण और ये सब करवाएंगे, हरमन रोरसा वाला भी पूछा जाता है कई बार। तो ये था भाई एक प्रश्न था प्रासंगिक अंतर्बोध, ये किसने दिया है भाई, मार्गन एंड मूरे दोनों ने दिया भाई, दोनों के नाम आए हुए थे और यही नाम आया हुआ था। अब देखो अगला जो प्रश्न आपके पूछा गया, ये पूछा गया भाई थॉर्नडाइक के बारे में एक प्रश्न और आया। देखो निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक का के अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। देखो मुख्य नियम और गौण नियम, दो नियम, दो प्रकार के नियम बताए हैं भाई किसने, थॉर्नडाइक ने। देखो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले सीखने के नियम किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं भाई।
तो इनको शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और पशुओं के बारे में सबसे पहले अध्ययन थॉर्नडाइक ने किया है, तो इन्हें पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसको? थॉर्नडाइक को। वो हम थॉर्नडाइक में अगली क्लास में आप देख लेना, सब करवाएंगे। देखो थॉर्नडाइक का क्या है ये कि निम्न में से कौन सा, देखो अभ्यास का ऑप्शन में लिखे हुए हैं, अभ्यास का नियम आप सबको पता है। ये मुख्य नियम 3 दिए हैं, एक तो अभ्यास का थॉर्नडाइक ने, एक तत्परता का, और एक दिया है भाई फिर प्रभाव का। ये तो तीनों दिए हैं, और चौथा फिर डाल दिया इसमें क्या? अभिवृत्ति का। तो ये नहीं दिया। थॉर्नडाइक का कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, क्योंकि इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं भाई, और 5 दिए हैं भाई इन्होंने गौण नियम। तो ये गौण नियम आप लिख लो, क्योंकि मुख्य नियम तो ये 3 दिए हैं थॉर्नडाइक ने ये 3 नियम तो कैसे दिए हैं भाई? मुख्य नियम। और 5 दिए हैं इन्होंने गौण नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के सबसे पहले, अगर शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के नियम सबसे पहले यदि किसी ने दिए हैं तो वो कौन है? थॉर्नडाइक है भाई। तो इन्होंने 3 तो दिए मुख्य नियम और 5 दिए भी गौण नियम। अब ये कौन कौन से हैं 5 गौण नियम? देखिए, जैसे बहुक्रिया का नियम याद कर लेना। ये 2 गौण नियम में एक तो ये वाला गौण नियम दिया है, दूसरा दिया है आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा दिया है भाई फिर इन्होंने मनोवृत्ति का नियम, चौथा दिया है फिर सादृश्यता का नियम, और 5वां दिया है भाई इन्होंने साहचर्य का नियम। ये थॉर्नडाइक ने भाई 5 तो दिए हैं गौण नियम, और ये 3 दिए हैं भाई प्रभाव का, अभ्यास का, तत्परता और प्रभाव का। ये 3 मुख्य नियम दिए हैं, क्योंकि हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये याद कर लेना, अब गलत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पूछा गया कोहलर और कोफा के अनुसार सीखना होता है। अब देखो कोहलर और कोफा अभी हमने एक क्लास आपको दी है, उसमें क्या पूछा गया है? उसमें हमने बताया था भी संज्ञानवादियों में, अधिगम में जो संज्ञानवादी है ना, जो सिद्धांत दिए हैं, उसमें हम गेस्टाल्टवादियों को पढ़ते हैं। और गेस्टाल्टवादी कौन है भाई? वर्दीमर और सहयोगी थे कोहलर और कोफा। और इन्होंने अंतर्दृष्टि और सूझ का नियम, ये सिद्धांत दिया भाई अंतर्दृष्टि और सूझ का। तो ये सूझ के द्वारा ही सीखना, बताएंगे कि सूझ के द्वारा सीखा जा सकता है। तो देखो कोहलर और कोफा का क्या आया भाई कि इन्होंने सीखना होता है, इनके अनुसार सीखना क्या होता है? अनुकरण द्वारा, प्रयास द्वारा, सूझ द्वारा या अभ्यास द्वारा। तो देखो इनके द्वारा सूझ का ये उत्तर आएगा, सूझ के द्वारा। अब देखो इनका एक कोहलर, कोफा और वर्दीमर का जो सिद्धांत है उसको बोलते हैं भाई अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। इसका नाम ही है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो सूझ के द्वारा ही सीखना सिखाएंगे ये कि अधिगम हो सकता है किसके द्वारा? सूझ के द्वारा। अब देखो इसमें आया भाई सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन है? वायगोत्स्की है भाई, सामाजिक निर्माणवाद के जनक वायगोत्स्की हैं। ये आप जानते हो इन सब के बारे में, बाकी डिटेल से भी आपको करवाएंगे। देखो ये एक प्रश्न पूछा गया है, देखो एक पुस्तक पूछी गई है भाई, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक। ये पुस्तक का नाम है भाई हेरिडिटरी और जीनियस। ये पुस्तक पूछी गई है भाई, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखो भाई इसके लेखक है भाई गाल्टन। अब गाल्टन के बारे में कई बार प्रश्न क्या पूछे जाते हैं भाई कि ये सुजनन शास्त्र के जनक हैं, सुजनन शास्त्र के जनक माने जाते हैं। सुजनन शास्त्र के जनक, आनुवंशिकी का जो नियम दिया था ये गाल्टन ने दिया था भाई, सुजनन शास्त्र का जनक। ये पूछ सकते हैं, इनके बारे में कई बार प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण है ये। और देखो
इन्होंने पहला जो साहचर्य परीक्षण किया था भाई, शब्द साहचर्य परीक्षण, गाल्टन ने ही पहला शब्द साहचर्य परीक्षण किया था, शब्द साहचर्य परीक्षण। और इसमें 75 शब्द थे। सीटेट में पूछा गया था कि शब्द साहचर्य में गाल्टन ने कितने शब्द लिए थे, तो 75 शब्द लिए थे ये परीक्षण करने के लिए उन्होंने। तो आप ये भी लिख लो, इसमें 75 शब्द लिए थे भाई। और देखो एक यहाँ से जैव सांख्यिकी का नियम दिया था इन्होंने, गाल्टन ने एक जो सिद्धांत कह सकते हो आप या नियम कह सकते हो, जैव सांख्यिकी, ये दिया था भाई, जैव सांख्यिकी का नियम, या आप बोल सकते हो इसको वंशानुक्रम का नियम। और देखो यहां से अब की बार ये यूपी टेट में ये प्रश्न पूछा गया है, और यूपी टेट में एक बार पहले प्रश्न पूछा गया था कि देखो ये प्रश्न मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल एज इट इज, कि संतान में माता पिता के 1/2 गुणों का, दादा दादी के 1/4 और परदादा परदादी के 1/8 तथा शेष पूर्वजों के 16 गुण मिल सकते हैं। ये किसने बताया है? गाल्टन ने ही बताया भाई हमें, कि हम जो संतान है उसमें माता पिता के 1/2 ऐसे के ऐसे ही लिखा आया था ये। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि माता पिता, संतान में माता पिता के 1/2 गुण आते हैं, दादा दादी के 1/4 गुण आते हैं, परदादा परदादी के 1/8, और जो शेष पूर्वज बच गए उनके 16 गुण आ सकते हैं संतान के अंदर। आनुवंशिकी में जो आपको जन्मजात जो गुण मिलते हैं वो माता पिता से इतने, दादा दादी से, ये किसने बताया था हमें? गाल्टन ने ही बताया था। अब देखो भाई गिलफर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। देखो गिलफर्ड के बारे में, अपसारी चिंतन के बारे में पूछा गया है कि अपसारी चिंतन में आवश्यक है विचार प्रवाह आवश्यक है भाई। अपसारी और अभिसारी बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई। अपसारी आप ये मान के चलो, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी तो होता है भाई संकुचित करना किसी चीज को, जैसे ये चीजें हैं 2-4, इनको देखो ऐसे इकट्ठी हो गई है, या आप इस तरह से देखो ये चीज है एक, और यदि हम ऐसे 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 बिल्कुल ये सब इकट्ठा हो गया यहाँ, ये संकुचित होती चली गई, ये तो है अभिसारी। और ये है भाई क्या? फैलाव होता चला गया किसी चीज का। आप उदाहरण से देखिए, एक टॉर्च है आपके पास, आप टॉर्च में देखो एक इतना छोटा सा मिरर है और उसको आप जलाते हो तो लाइट ऐसे फैल जाती है किरणें, वो क्या है? अभिसारी। और आप देखो घर में मधुआनी से दूध आप देखते हो, दूध से घी निकालते हो तो वो इकट्ठा हो जाता है बिल्कुल, वो क्या है भाई? अभिसारी है वो। यानी कि फैलाव तो बोल सकते हो आप, अपसारी को बोल सकते हो आप फैलाव, और इसको आप बोल सकते हो संकुचन। यानी कि जो कपड़े सुखाने की मशीन में क्या होता है? अभिसारी, और उसमें अगर आप टॉर्च में देखोगे तो क्या है? अपसारी। और इसमें क्या पूछा गया? विचार प्रवाह होगा भाई, विचारों का प्रवाह होगा, बहुत से विचार आएंगे एक समस्या के समाधान के लिए, बहुत से, जैसे उथल पुथल बिल्कुल बवाल आ गया विचारों का, और इसमें क्या है? संकुचन होता है। अब देखो मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक पूछे गए भी, ये है भाई आशबर्न। ये आपको सभी जो विधियां हैं, सिद्धांत है, उनके प्रवर्तक की एक अलग से क्लास बनाएंगे आपके लिए छोटी सी, वहां से आप याद कर लेना। देखो भाई ये तो रटने पड़ेंगे, आप रटना बोलो, याद करना, समझना, क्योंकि आप एक चीज को देखो, ये नहीं है, कई बार मैंने बच्चों में भी देखा है, आप लोग भी क्या करते हो, आदर्शवादी बन जाते हो बड़े बड़े, कि वो कह रहा था कि मैं तो एक बार सुनते ही याद हो जाता है, तो आप ये सोचते हो मेरे भी बस सुनते ही याद हो जाता। हवाबाजी में नहीं आना है, किसी को याद नहीं होता सुनने से कम उसको आप, एक चीज को आप कम से कम 5, 6, 10 बार याद करोगे तब यहाँ स्थायी आपके उसकी स्मृति बनेगी। क्योंकि ये हमारे, देखो कोई भी बुद्धि सबकी समान होती है, आप उसको इस्तेमाल कितना करते हो, उस पर अभ्यास कितना करते हो, ये महत्वपूर्ण है भाई। तो ये आपको अभ्यास करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, बार बार याद करने पड़ेंगे। विधियां हैं, सिद्धांत है, इनके नाम, इनके प्रवर्तकों के नाम, और तो कोई जरिया है ही नहीं
लिख के देखो, याद करके बार 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 बार। और नहीं ऐसा करोगे तो फिर वहां आपको ये लगेगा 4 ऑप्शन में कि पता नहीं ये था, नहीं ये नहीं ये था, और आखिर में फिर गलत पे ही लगा के आ जाते हो। अब देखो भाई, इसमें माइक्रो टीचिंग का एक प्रश्न पूछा गया, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है भाई? तो देखो पुनः प्रतिपुष्टि। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है भाई? माइक्रो टीचिंग। आपको बीएड में खूब पढ़ाया जाता है, यदि आपने बीएड किया है ईमानदारी से, नॉन अटेंडिंग यदि नहीं किया होगा तो आपको पता होगा सूक्ष्म शिक्षण के बारे में खूब। लेकिन कोई बात नहीं, आपने जैसे भी बीएड की है, आप यदि अब भी विबोध एकेडमी से तैयारी करोगे तो आपके स्टेट को कोई नहीं रोक सकता। देखो सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है भाई, छोटे छोटे सोपानों में बांट के किसी चीज को छोटे छोटे खंडों में और एक सरल तरीके से अधिगम करवाया जाता है। जैसे देखो हमारे इस विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे 18-20 वीडियो आपको मिलेंगी, बिल्कुल छोटी छोटी 5-5, 7-7 मिनट की। वो क्या है? माइक्रो टीचिंग है, क्योंकि आपने जो याद कर लिया उसका आप परीक्षण कर सको कि आपने कितना याद किया। तो ये होता है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं हिंदी में। और इसके कुछ सोपान होते हैं, सोपान होते हैं यानी कि पड़ाव कुछ। वो कैसे होते हैं भाई? देखो सबसे पहले हम योजना बनाएंगे, किसी चीज की योजना बनाओगे आप, तैयारी करनी है आपको तो उसकी आप योजना बनाओगे, फिर उस योजना के अनुसार कार्य शुरू करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे? शिक्षण। योजना बनाई, शिक्षण शुरू किया, शिक्षण शुरू करके आप क्या करोगे? उसकी प्रतिपुष्टि करोगे। आपने अभी याद किया और फिर आप थोड़ी देर में देखोगे कि याद हुआ या नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ? फिर पुनः पाठ योजना बनाओगे, फिर आपको लगा कि नहीं ये तो कम याद हुआ, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हम नहीं पास होंगे, ऐसे तो हमारा टेस्ट नहीं निकलेगा। तो आपने फिर से क्या किया? पाठ योजना तैयार की, एक पाठ की योजना बनाई अच्छी तरीके से कि इसको कैसे याद करूं मैं, ये मुझे याद क्यों नहीं हुआ, आखिर कारण क्या था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसकी पुनः फिर योजना बनाई। उसके बाद फिर आप क्या करोगे? पुनः शिक्षण करोगे। ये आप पाठ योजना बनाने के बाद आप क्या करोगे? पुनः शिक्षण करोगे। ये देखो पड़ाव है और स्टेप टू स्टेप आप चले हुए हो, और ऐसे ही आपको चलना चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए। और पुनः शिक्षण करके फिर आप क्या करोगे? पुनः प्रतिपुष्टि करोगे। इसके बाद जो अगला आएगा वो आएगा भाई पुनः प्रतिपुष्टि। और यही था आपका उत्तर। उसमें पूछा गया था माइक्रो टीचिंग का अंतिम सोपान या अंतिम पड़ाव कौन सा है? तो पुनः प्रतिपुष्टि। पुनः प्रतिपुष्टि करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने जो योजना बनाई है पाठ की वो सफल है या नहीं है, उस तरीके से हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। ये था भाई सूक्ष्म शिक्षण का। अब देखो निम्नलिखित में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया भाई विकास की। बहुत बार आप ये लगाओ, ये तो सबसे पहला टॉपिक ही आप देखते हो बाल मनोविज्ञान में विकास वाला, और वहां से प्रश्न हर बार आता है। देखो पूछा गया कि कौन विकास की विशेषता नहीं है, तो आप विकास की सारी विशेषता लिख लो, तो फिर जो नहीं होगी वो आप देख लेना, ये अलग से करवाएंगे। अब इतनी कैसे लिखवाएं, सुन लो। देखो विकास की अवस्था क्या है? अभी विकास की विकास में परिपक्वता होती है, एक अभिराम की भूमिका होती है, ये सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है विकास, आप सबको पता है। ये क्या है? संचयी, दिशात्मक भी होता है, विशिष्ट भी होता है, और भाई क्या है? एक सुव्यवस्थित वक्र में भी होता है, क्रम में, सुव्यवस्थित क्रम में होता है। और ये जैसे देखो अंत्य क्रिया का परिणाम है, विकास जो है वो अंत्य क्रिया का परिणाम है, और विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित होते हैं और विकास एकीकृत होता है। ये हमने देखा विकास की विशेषताएं। और अब देखते हैं, और तो सब शायद करवा दिया। अब देखो 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं, ये और पूछे गए हैं 1-2 प्रश्न आपके। एक प्रश्न पूछा गया, ये प्रोजेक्ट विधि किसने दी? किलपैट्रिक की, आप सब जानते हो। और एक देखो वो कौन से में पूछी गई है, शायद हिंदी में किंडरगार्टन, इसी पेपर के हिंदी में डाल दी गई थी वो फ्रोबेल वाली किंडरगार्टन। तो ये पद्धति लिखवाएंगे आपको एक दिन। और पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है, एक ये है भाई। देखो इसमें क्या है? प्रस्तावना प्रश्न आएगा पाठ योजना में। पाठ योजना देखो हर्बर्ट ने पंचपदी पाठ योजना दी है, आप सबको पता है। वहां क्या है? प्रस्तावना प्रश्न, अधिगम से पूर्व। अधिगम से पूर्व क्या करोगे आप? प्रस्तावना प्रश्न तैयार करोगे।
ये पूछा गया था एक गलत वाक्य को चुने। छात्र सबसे स्वाभाविक वातावरण में सीखता है, छात्र सबसे अच्छा करके सीखता है। देखो इन्होंने कहा गलत है, उसके बारे में बताना है आपको। इन्होंने कहा कि छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखता है, बिल्कुल सीखेगा स्वाभाविक वातावरण में। छात्र सबसे अच्छा करके सीखता है, ये तो देखो छात्र क्या सबके बारे में ही बात है। आप जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे आपको कुछ नहीं आएगा, करके ही सीखना सबसे अच्छा होता है। और छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखता है, बिल्कुल ये भी बर्डन लोगे तो नई बात बनेगी। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखता है, ये गलत होगा भाई, नियंत्रण नहीं होना चाहिए, उसको आजाद छोड़ दो, वो अपने आप सीखेगा। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया आपसे कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है। ये सबको पता है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के ऊपर बल दिया गया है। और शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है, मूल्यांकन कार्य भी है भाई, शिक्षण के कार्य में मूल्यांकन करते हैं, उपचारात्मक कार्य भी है भाई, यदि आपके नंबर कम आते हैं तो आपका उपचार निदानात्मक किया जाता है, कुछ उपाय। और फिर क्या निदानात्मक कार्य अगला है, और उपयुक्त सभी सारे किए जाते हैं। ये था भाई आपका यूपी टेट का पेपर जो अभी आया था। और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी स्टेट में हो भाई, चाहे वो आपके यहाँ यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, कहीं हो, कुछ कैसी भी परीक्षा हो, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मनोविज्ञान से संबंधित। हर रोज हम मनोविज्ञान की क्लासेज हमारे विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे डालते हैं, और वहाँ से आप बिल्कुल स्टिक जानकारी यानी कि बिल्कुल विश्लेषित ज्ञान जो आप कहते हो कि समझ बना सकते हो, इस तरह से बेसिक बिल्कुल आप ये लगाओ कि नॉर्मल बच्चे से लेकर जो उच्च लेवल का बच्चा है वहाँ तक शिक्षण करवाया जाता है। आप ये मत मानिए कि आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या सीखें, नहीं, आप एक बार जाके देखिए हमारे चैनल पे विबोध एकेडमी पे प्रत्येक वीडियो इतनी सरलता से समझाई गई है। आप ये लगाओ कि इतनी अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके आपको समझाया जा रहा है कि शायद ही कहीं आपको मिले। तो ये है भाई हमारा साइकोलॉजी का हमने एक पेपर सॉल्यूशन किया है, इससे आपकी समझ भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, आपको कितना आता है और क्या आने की संभावना है, वो रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था भाई आज साइकोलॉजी का, इतना ही आज के लिए, तो धन्यवाद।